अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फराज यूसुफ एंड आई एम अ पार्टनर एट जेएफ कंसल्टेंट्स। आज की ये वीडियो बेसिकली एक वीडियो सीरीज की फॉर्म में सामने आएगी, जिसमें मैं और जवाद हफीज साहब जो है वो सवालात उठाएंगे उन तमाम लोगों से जो कि ना सिर्फ और सिर्फ बाकू में लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जनरल लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये जो है सवालात और की सीरीज स्टार्ट होगी, और सबसे पहले हम बाकू के डाकुओं से शुरू करेंगे। और इसमें हमारे कुछ मासूमाना सवाल हैं जो कि हम पूछना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो इनका जवाब दें। तो सबसे पहले जो है हमें ये बताया जाए कि आपने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी डाकू हैं बाकू में, उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज लोगों को घरों के नाम पर बेची हैं, क्या उनकी जो जमीनें हैं क्या वो भी उनके नाम पर ट्रांसफर हुई हैं? हमें इस बारे में काइंडली जरा आप बताएं कि क्या जो भी घर आपने वहां बेचे हैं, क्या उनकी जमीनें भी क्लाइंट्स के नाम पर ट्रांसफर हुई हैं या उन्हें वहां पर कंपनीज खोलनी पड़ेंगी? हमारा दूसरा जो है वो मासूमाना सवाल ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की फेयर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कैसे होगी? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के लिए जो फेयर एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं वो कहाँ होंगे? और क्या जो है वो क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली और सीक्रेटिवली प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी में रह के अपनी जो है डिटेल्स को खुफिया रख कर वो कैसे आपके प्रॉपर्टी की जो है वो फेयर वैल्यूएशन करवा सकता है? अगर आप किसी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कंसल्टेंट को रिकमेंड करेंगे तो जाहिर बात है वो आपका नाम सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। तो बात यह है कि किस तरह जो है एक कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी की एक फेयर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवा सकता है? हमारा जो है वो दूसरा तीसरा, बल्कि मैं कहूँगा जो मासूमाना सवाल ये है कि बहुत सारे जो बाकू के डाकू हैं वो जो है फिक्स रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि जी साल का आपको 24%, 30%, 20% रेंटल रिटर्न, 2% आपको फिक्स्ड जो रिटर्न है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये जो फिक्स रिटर्न है ये क्या सूद के जुमरे में आएगा? क्योंकि ज्यादातर जो देखा देखा गया है, जितनी कि मेरी नॉलेज है, कि जो कोई भी फिक्स रिटर्न है उसे सूद ही कहा जाता है। तो इस पे हमें प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई करें। हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या ये फिक्स रिटर्न सूद नहीं है? अगला सवाल हमारा ये है कि आपने जो लोगों को स्क्वायर फीट्स बेचे हैं, जो वॉशरूम्स बेचे हैं, जो कॉरिडोर्स बेचे हैं, जो बिल्डिंग्स के आपने स्क्वायर फीट्स बेचे हैं, $1,000 का स्क्वायर फीट, $2,000 का स्क्वायर फीट, $3,000 का स्क्वायर फीट, ये जो आपने क्राउड फंडिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें आप ये बताएं कि जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, क्या आपने उनको वहां की लोकल अथॉरिटीज में अपनी कंपनी में एज अ पार्टनर रजिस्टर किया है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? आप किसी से $1,000 लेते हैं, $500 लेते हैं, और आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अब आप भी एक स्क्वायर फीट के मालिक हैं। तो आया अगर हम उसके मालिक हैं तो उसकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन तो हुई होगी। जैसा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो वो शेयर्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती है। अजरबैजान में ये जो शेयर्स रजिस्ट्रेशन है, ये सारी की सारी आसान खदमत सेंटर्स में भी होती है, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो है वो डिपार्टमेंट्स में भी होती है। तो ये तमाम जो आपने स्क्वायर फीट बेचे हैं इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है? अगला सवाल यह है कि जो ये कंपनीज क्राउड फंडिंग से बना रही हैं आपकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, और जो भी आपके ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इनके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? इनमें जो भी लोग पार्टनर्स हैं वो कहाँ हैं? इसका डिस्क्लोजर कहाँ है? जब आप पब्लिक के साथ डील करते हैं तो आपको पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि पब्लिक में, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक में कौन से लोग, कौन से उम्मीदवार इसके शेयर होल्डर हैं, उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है। इसके प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में भी होती है और अजरबैजान में भी होती है। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? क्या उन लोगों को आपकी ये जो क्राउड फंडेड कंपनीज हैं इनमें प्रॉपर शेयर होल्डिंग दी गई है? अगर दी गई है तो उन उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है जिनमें उन शेयर होल्डर्स के नाम है? वो सब कहाँ पर है? हमारा अगला सवाल ये है कि जो आपने टेक्सटाइल का जो बिजनेस शुरू किया था, ये जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है? हमारा अगला सवाल यह है कि जो रेंटा कार के बिजनेसेस आपने स्टार्ट किए थे उसके इन्वेस्टर्स कहाँ पर हैं? उनको कहाँ मुनाफा हुआ? उन्हें भी सामने लेकर आए, पता चले कि जो है कौन कौन सी रेंटा कार कंपनी बनी, कौन सी रेंटा कार कंपनी चली, उसमें क्या मुनाफा हुआ।
तो ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा एक और मासूमाना सवाल ये है कि कैटल फार्मिंग और दूसरे फार्मिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी जो है बहुत सारे बाकू के डाकू जो थे वो इन्वॉल्व हैं। तो ये बताएं कि वो जो कैटल फार्मिंग और जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग और जो वेरियस दूसरे फार्मिंग के शुबे हैं, उनके प्रॉफिट्स कहाँ हैं, उनके शेयर होल्डर्स कहाँ हैं, उनको रिटर्न्स कहाँ मिले हैं। और इस सीरीज का मेरा एक और मासूमाना सवाल, जो कि इस वीडियो के लिए तो शायद आखिरी सवाल है, लेकिन हमारे सवालात जारी रहेंगे दुनिया भर के डाकुओं से, और वो ये है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी अजरबैजान में बेची है, क्या आपके किसी भी कस्टमर ने वो प्रॉपर्टी आगे दोबारा कहीं किसी को बेची है? अगर बेची है तो उसको भी सामने लाएं कि उसने आपसे प्रॉपर्टी जो है वो $60,000 की ली, और उसने वो प्रॉपर्टी जो है वो साल बाद, जैसा कि 30% रिटर्न है, तो उसने $78,000 की बेच दी। तो काइंडली इस पे भी हमें थोड़ा गाइड करें, थोड़ा रोशनी डालें, और हमारे इन तमाम मासूमाना सवालात के जवाबात दें, और हमें ये बताएं कि आया जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने आपके साथ की हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, और अगर दूसरे जो आपके साथ इन्वेस्टर्स थे दूसरे बिजनेसेस में, उन्होंने क्या कैपिटल गेन हासिल किया है, तो हमें ये बताएं। और हमें ये भी बताएं कि अजरबैजान में क्या सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टी ही एक जरिया है टीआरसी लेने का? बकौल तमाम डाकुओं के वो ये कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी के अलावा जो कोई जरिया नहीं है अजरबैजान में टीआरसी लेने का। तो ये हमारे कुछ सवालात हैं, और मजीद सवालात मैं और जवाद हफीज साहब आपसे करते रहेंगे। तो हमारी ये दरख्वास्त जो है वो तमाम जो है वो उन लोगों से है जो कि लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, और वो आएँ और इन सवालात के जवाबात दें, और हमें बताएं कि क्या उनके क्लेम्स जो हैं वो किस हद तक वैलिड हैं। तो बराए करम इन तमाम सवालों के जवाबात दें, और हमें ये बताएं कि क्या सिचुएशन अब तक बनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।